हाँ जी बच्चों, एनर्जेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? ट्राई कर लिया? पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, एनर्जेटिक्स वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको भी डाउट हो, जिन्होंने ट्राई किया हो वो पूछ सकते हो, और अगर ट्राई नहीं किया है तो फिर डाउट आएंगे ही नहीं। नो डाउट नो कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, सिंपल सा फंडा है। तो मैं एक बार नंबरिंग बोल देता हूँ। मॉड्यूल लाए हो आप लोग? ठीक है, तो एक बार नंबरिंग पेज नंबर पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं डिस्कशन। 219 पेज एनर्जेटिक्स, तो अपन ने 54 तक कर लिया था डिस्कशन। आते हैं 55 पेज पे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है ये पता है अपन को? हो गया होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम होगी या ज्यादा होगी बच्चों? हाँ जी, एंडोथर्मिक। अरे यही तो होगा एंडोथर्मिक। पेज नंबर 219 पे अपन एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, डेल्टा एच क्या होगा? एच पी माइनस एच आर। ये पॉजिटिव होगा एंडो के लिए। पॉजिटिव कब हो सकता है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट सब्सटेंस की एनर्जी प्रोडक्ट से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो आंसर विल बी सेकंड, हैव लेस एनर्जी देन द प्रोडक्ट। अरे हाँ है ना, यही तो बोल रहा है कि एंडोथर्म। एक्जो का पूछ रहा है? ओके ओके, एक्जो पूछा तो उल्टा हो जाएगा। ये एंडो के लिए ये बात हो जाएगी, एक्जो के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी किसके कंपैरिजन में बच्चों? तो ये नेगेटिव, एक्जो के लिए उल्टा हो जाएगा। अच्छा चलिए खैर ठीक है, 56 हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज, 56 में सेकंड आंसर आ जाएगा। नाइट्रोनिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने बच्चों, ये 4 रिएक्शन याद रख लो। पेज नंबर 90 पे आ जाओ सीधा, पेज नंबर 90। ये पुराने पाप हैं जिसको धुलना पड़ेगा। पेज नंबर 90 केमिकल इक्विलिब्रियम। सभी लोग अगर इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं इसी एक्सरसाइज में, पेज नंबर 90 पे चलिए। पेज नंबर 90 पे एक ब्रैकेट बना रखा है उसने, और उसमें फॉर्मेशन रिएक्शन 2 तरीके की बता रखी है, एंडो और एक्जो। सब्सटेंस है फॉर्मेशन रिएक्शन के, जो कि सामने दिख रहे हैं आपको, C+2S गिव्स CH2। ये रिएक्शन दिख रही है? ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या लिख रखी है बच्चों? हाफ N2 प्लस 3/2 Cl2 क्या बना रहा है? NCl3। तीसरी रिएक्शन दिख रही होगी आपको, N2 प्लस O2 मिलके NO बनाए, N2O बनाए, या NO2 बनाए, या N2, और O2 प्लस F2 गिव्स OF2। ये चारों रिएक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए बच्चों। ये चारों प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। इन सभी के लिए डेल्टा एच क्या होगा? तो ये स्पेशली आपके दिमाग में होनी चाहिए। पेज नंबर 90 की चारों रिएक्शन ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में भी वही पूछ रखा है कि आप वापस पेज नंबर जहां अपन डिस्कशन कर रहे थे, तो 87 में आपसे पूछ रखा है, सॉरी, हाँ, पेज क्वेश्चन नंबर 56 में वही थर्मिक। तो 2 + O2 गिव्स 2NO, ये वाली जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? एंडोथर्मिक। डेल्टा एच क्या होगा इसके लिए? पॉजिटिव। तो आंसर सेकंड। 57 हो गया। ठीक है, कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। बेटा आप कष्ट दे रहे हैं और कुछ नहीं। डिकम्पोजिशन जो टूटने वाली रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन और कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं। 58 1 बाय 1 आ रहे हैं उस पे। 58 हो गया। 59 60 60। फिर से वही बात आ गई, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव कंपाउंड लाइन, ये देख रखा है। NCl3 का जो फॉर्मेशन है वो कैसा प्रोसेस होता है? तो डेल्टा एच क्या होता है? इसी से पूछ रखे हैं 2 क्वेश्चन तो इसने, NCl3 का फॉर्मेशन और NO का फॉर्मेशन। ये स्पेशली याद रखना है 4 रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक ही होगा। हाँ जी,
कंसेप्चुअली नाइट्रोजन नाइट्रोजन जैसे अपन इसकी बात करें N2 प्लस O2 गिव्स 2NO की बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेसिकली तो क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट क्यों बनता है, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तभी प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इस केस में क्या होता है एक्चुअली में नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ये मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑलरेडी स्टेबल है बच्चे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N2 के फॉर्म में स्टेबल है, O2 के फॉर्म में स्टेबल, ये ऑलरेडी स्टेबल है। क्या ये टूटना चाहेगा खुद से? अब नहीं, ये स्टेबिलिटी ऑलरेडी गेन कर चुका है, फिर भी आप इसके बॉन्ड को तोड़ के नए बॉन्ड का फॉर्मेशन, अरे ये टूटना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, ट्रिपल बॉन्ड बना चुका है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना चुका है, फिर भी आप इसके बॉन्ड को तोड़ के क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं NO का, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, पहले से स्टेबल है दैट्स वाई आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए कैसा प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। ये रीजन होते हैं हर एक के पीछे, यही रीजन है, ऑलरेडी स्टेबल मॉलिक्यूल है उसको भी तोड़ा जा रहा है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है, उस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमेशा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होंगी, प्रेसिपिटेशन एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल जा रहा है तो एनर्जी लिबरेट ही करेगा वो, उस प्रोसेस में एनर्जी एक्सपेरिमेंटल है। अभी पढ़ा ना अपन ने, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा, कितनी बार चीख चीख के बोला एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच का डाटा पड़ा है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, तो बिल्कुल एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस में, इसलिए ऐसा होता है। तो बच्चों ये 4 रिएक्शंस आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर अपन ने बात कर ली 59 की भी, अच्छा 60 की बात कर ली। 61 मैंने बता रखा है, जो डेल्टा एच का साइन होता है वही किसका साइन होता है, डेल्टा ई का, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, तो डेल्टा ई भी क्या होगा, तो ऐसी रिएक्शन डेल्टा ई नेगेटिव हो, फोर्थ ऑप्शन। 62 63 कंसिडर द रिएक्शन, करली कंसिडर फ्रॉम द दैट, हम क्या जान सकते हैं इससे, ओजोन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। अच्छा ये वही बात आ गई, ये वाली बात, डेल्टा एच क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, किसकी एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है प्रोडक्ट से, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो रिएक्टेंट साइड कौन है बच्चों, ओजोन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होगा, ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन एंड ओजोन डिकम्पोज फॉर्मिंग ऑक्सीजन रेडिली, तो आंसर विल बी सेकंड, जल्दी हो जाएगा ना प्रोसेस, ओजोन लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो एंड ओजोन डिकम्पोजेस फॉर्मिंग ऑक्सीजन रेडिली, मतलब ओजोन क्या चाहता है, एनर्जी रिलीज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना चाहता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये लिख दिया उसने, उल्टा लिख दिया, ठीक है। ओजोन क्योंकि लेस स्टेबल है और ऑक्सीजन मोर स्टेबल है, तो ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना चाहता है, उल्टा कर दे इसका, मतलब अगर 2O3 गिव्स 3O2 कर दे तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड अगर एंडो तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक, तो वही लिखा हुआ है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। 64 किरचॉफ इक्वेशन टेम्परेचर के इफेक्ट को बताता है अपन को। 65 वही किरचॉफ इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों, अगर 65 में डाउट आ रहा है अपन को तो 65 क्वेश्चन देखिए, समझिए इसको। हाँ जी, 65 क्वेश्चन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन है बच्चों, दो टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर पे 273 केल्विन है, T2 टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, दो टेम्परेचर पे हीट रिलीज की बात की जा रही है, तो डेल्टा एच T1 गिवन है मुझे कितना -3.57 किलो जूल में, डेल्टा एच T2 पूछा जा रहा है। अपन ने बात की थी डेल्टा Cp की, हीट इनटू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है चेंज इन एंथैल्पी एट T2 टेम्परेचर माइनस चेंज इन एंथैल्पी एट T1 टेम्परेचर T2 माइनस
लिखवा रखा है मैंने, ये समझाया भी था उस समय कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हो तो इसको सीपी बोल दिया जाता है। दो अलग अलग टेम्परेचर हैं, इसलिए हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच T2 और डेल्टा एच T1। अब इसमें आपको डाटा सारे गिवन है, डेल्टा सीपी निकालना है। सो डेल्टा सीपी तो गिवन है, कितना 0। डेल्टा एच T2 निकलवा रहा है बच्चों, अरे आया ना। डेल्टा एच T1 टेम्परेचर पे कितना है, -3.57। ये माइनस साइन तो ये वाला है, और ये डेल्टा एच T1 का डाटा रखा है मैंने। T2 माइनस T1 373 माइनस कितना 100 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी 0। सो T2 माइनस माइनस क्या +57 बच्चों, तो डेल्टा एच T2 क्या आ जाएगा -3.57 किलो जूल। दिस विल बी द आंसर। यही पूछ रखा है आपसे कि T2 टेम्परेचर पे एंथैल्पी कितनी होगी। ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एनी समस्या? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 65 है। 66 मैंने क्लास नोट्स में करवा रखा है बच्चों। 67 भी आई होप सो हो गया होगा। 68 हो गया होगा। 69 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। फिर से वही बात, एक बात बताओ बच्चों, 69 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। बोल रहा है 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके H2 का फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। फिर वही बात आ गई, जब भी मॉलिक्यूल बनता है एटम से, मॉलिक्यूल बनने का रीजन क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम, अरे हाँ या ना। एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल इसलिए बना रहे होंगे क्योंकि वो अपनी एनर्जी को कम करना चाह रहे होंगे और स्टेबिलिटी को बढ़ाना। अच्छा, मिनिमम एनर्जी मतलब एनर्जी कम हुई है, एनर्जी कम हुई है मतलब ये प्रोसेस हमेशा कैसा है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा क्योंकि एनर्जी कम हुई है। अच्छा, ये लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो किसकी एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी। तो वही पूछ रहा है आपसे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड है या रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है, कम है ज्यादा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है बच्चों, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी लोअर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम्स। तो सेपरेट एटम्स की एनर्जी होगी, मतलब रिएक्टेंट की, जिसको अपन सेपरेट एटम्स बोल रहे हैं, उनकी एनर्जी से तो कम होगी। तब लॉजिकल भी है, एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल क्यों बना होगा, वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। तो जो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी डेफिनेटली रिएक्टेंट से क्या होगी, कम होगी, तभी तो बना होगा। सो आंसर विल बी थर्ड। 60 फॉर्मेशन का डाटा है, कंबशन करवा देगी इथेन का। जो पूछा जा रहा है वो टारगेट रिएक्शन लिखने में मदद करेगा। डाटा कम फॉर्मेशन का है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो डेल्टा एच के लिए। कर रखा है अपन ने ये क्वेश्चन शायद। 69 70 हो गया होगा, 71 72 73 क्लास नोट्स में कर रखा है बच्चों। 74 क्लास नोट्स में मिल जाएगा। 75 हाँ जी 75 फॉलोइंग आर हीट ऑफ रिएक्शन। एक बात बताओ, 75 क्वेश्चन की बात हो रही है, बोल रहा है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड। तो देख, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन करवाना है, फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, किससे हो रहा होगा, H2 से और O2 से, यही होगी फॉर्मेशन रिएक्शन। अच्छा, मैं क्या ऐसा नहीं बोल सकता दिस इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और मैं और क्या बोल सकता हूं, दिस इज कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या 1 मोल को जला रहे हो, बिल्कुल कर जला, तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन।
बस अब ये लॉजिक लगा दो, मतलब कहने का ये है कि कंबशन का डाटा दे दिया, हाइड्रोजन का कंबशन आ जाएगा, C2H2 की रिएक्शन H2 के साथ, और क्या बन रहा है C2H4। डाटा किसका है तेरे पास में, कंबशन का। क्या करेगा डेल्टा H निकालने के लिए, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रख दे वैल्यू। C2H2 का कंबशन कितना -337.2, ठीक है। और इसका डाटा C2H4 का हाइड्रोजन का कंबशन ये आ ही गया, डेल्टा H कंबशन ऑफ हाइड्रोजन -68.3, ये माइनस साइन लगा। C2H4 का कंबशन दे ही रखा है, तो ये कितना दे रखा है -363.7। इसको सॉल्व करेगा तो मेरे हिसाब से तो बच्चे मिल जाएगा आंसर, आ जाएगा, करके देख। नहीं आया, देख अपन करते हैं। 3 2 5 8 7 15 3 6 9 1 10 0 एंड ये 4 आ गया, 405.5 आ गया। ये पॉजिटिव साइन 363.7। अब इसको घटाना है, नेगेटिव साइन में आएगा पहली बात तो आंसर। 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 10 में से 6 घटेगा तो -41.8। अब तुझे गणित नहीं आ रहा तो क्या करें बेटा, घटाना ही तो था। अगर तूने ये सोच लिया, यही मेन बात थी इसमें कि जो कंबशन होगा हाइड्रोजन का वही फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो आंसर आएगा -41.8। दिस विल बी द रिक्वायर्ड। बस इसमें लॉजिकल बात क्या थी, जो बच्चों वाटर का फॉर्मेशन की रिएक्शन है वही कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की भी रिएक्शन होगी, तो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन और वाटर का फॉर्मेशन एक ही बात होगी। तो इसके लिए जो डाटा आ जाएगा वो -68.3, ये आंसर आ जाएगा। एनी समस्या? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ये फिर से काम में आने वाला है अपने, ये बहुत जगह काम में आएगा ये जो लिखा है मैंने। अच्छा ठीक है, ये 75 76 हो गया होगा। कंबशन प्रोसेस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक नेगेटिव। 77 फिर से वही बात आ गई, जो कार्बन का कंबशन होगा वही फॉर्मेशन ऑफ CO2 का डाटा होगा, तो आंसर विल बी सेम। 78 क्लास नोट्स में मिल जाएगा। 79 हो गया, ठीक है। 80 81 81 क्लास नोट्स में करवा रखा है। अच्छा 81 जिसको डाउट आ रहा है वो मैं बता देता हूं बच्चों, वैसे तो नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं हो रहा आपसे सॉल्व तो। 81 क्वेश्चन में बच्चों देखो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके जब वाटर बनाते हैं मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ही बोलते हैं, तो डेल्टा H फिक्स होता है। कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होती है। लेकिन अरे हाँ या ना, हमसे क्या बोला जा रहा है, 1 ग्राम मोल है H2SO4 का। 1 ग्राम मोल का मतलब अगेन मोल कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ग्राम एटम, ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सब मोल के ही तो नाम होते हैं। तो 1 मोल दे रखा है आपको H2SO4 का। बच्चों एक बात बताओ, 1 मोल H2SO4 में इक्विवेलेंट बता दो मुझे। मैंने आपको बताया था मोल से इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, एक क्वेश्चन करवा रखा है नोट्स में। मोल 1 है वैलेंसी वेक्टर H2SO4 का, कितने इक्विवेलेंट हैं इसके, तो एक इक्विवेलेंट में एनर्जी कितनी रिलीज होती है, तो बच्चों कितने इक्विवेलेंट है अपने पास, तो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा ये 2 × 13.7। सो आंसर विल बी 27.4 किलो कैलोरी, ये आंसर आएगा, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट एक नहीं है, इक्विवेलेंट 2 हैं, मोल 1 है। मोल को H2SO4 के वैलेंसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा ठीक है, तो 127.4 दो इक्विवेलेंट आएंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी 27.4। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 27.4। 82nd क्वेश्चन हो गया, ये क्लास नोट्स में करवा रखा है मैंने। 82nd 83 84 85 86 87 हाँ जी 85 हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H4, ठीक है। 85 देख ले बेटा,
यहाँ बता देता हूं मैं। अच्छा 85 क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो 85 में बोला जा रहा है आपसे हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 C2H2। अच्छा डाटा किसका दे रखा है अपन को, कंबशन का। तो पहली बात तो दिमाग में आ जाना चाहिए डेल्टा एस कैसे निकलेगा। अगर कंबशन का डाटा होता है बच्चों तो डेल्टा एच कैसे निकालते हो, डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, जो भी पूछा जा रहा है उसके एल से हमेशा क्या लिखते हैं, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन की रिएक्शन लिखनी है जिसकी मदद से अपन को टारगेट रिएक्शन मिलेगी। इथीन होता है बच्चों C2H4, क्या होता है। अच्छा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करने पर अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए तो उसी को अपन हीट ऑफ हाइड्रोजन। तो अनसैचुरेटेड C2H4 में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाँ या ना। इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दो, अगर ये सिंगल बॉन्ड C2H6 में कन्वर्ट हो जाए, अरे हाँ या ना, तो इसी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पूछा जा रहा है। अब क्या काम करना है, कंबशन का डाटा है तो क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस, तो C2H4 का डाटा बता दो मुझे कितना दे रखा है, -1409 H2 का डाटा कितना दे रखा है बच्चों, माइनस में 285.6 माइनस प्रोडक्ट में -1558.3, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आ जाए दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा साइन तो नेगेटिव ही आएगा मेरे हिसाब से, नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो -136.8 किलो जूल, दिस विल बी द आंसर डेल्टा एच। मुझे कंबशन का डाटा गिवन था इसलिए मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया, जो पूछा जा रहा है उससे क्या लिख ली, टारगेट रिएक्शन। तो C2H4 दिस इज हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, और कंबशन का डाटा था इसलिए डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, एट्टी सिक्स, 87, 88, 89, 90 क्लास में करवा रखा है, 91 क्लास नोट्स में है, 92 भी है, 93 भी है, 94 हो गया, 94 आसान है, 95, 95 देख लो। देखो बच्चों 95 की अगर बात करें तो 95 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। अच्छा कंबशन का मतलब किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन। एक तो फॉस्फोरस की बात हो रही है, वो भी येलो की बात हो रही है, येलो फॉस्फोरस का कंबशन करवा दूं, PO2 ही बनेगा कंबशन करवाने पर। इसके लिए डेल्टा एच बता दिया मुझे -9.91 किलो जूल। ठीक है, दूसरी बात रेड फॉस्फोरस की करें तो इसका कंबशन करवाने पर भी PO2 बनेगा, इसका डेल्टा एच बता दिया आपको -8.78 किलो जूल। ये डाटा दे रखा है। क्या बोल रहा है, हीट ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब कन्वर्जन ऑफ येलो फॉस्फोरस से रेड। एक बात बताऊं आपको, अब क्या करना है, टारगेट रिएक्शन लानी है, येलो से किस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए डेल्टा एच पूछ रहा है। तो ये अपनी कौन सी रिएक्शन हो चुकी है जिसके लिए डेल्टा एच पूछा जाता है। अब एक बात बताओ, येलो को तो मुझे इस साइड ही रखना है, पहली रिएक्शन में कोई चेंज करेंगे क्या, दूसरी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा आपको, तो रिवर्स कर दो, तो रिवर्स इक्वेशन सेकंड। इसको जैसे ही रिवर्स करोगे PO2 इस साइड दिखने लगेगा आपको रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में फॉस्फोरस रेड प्लस O2। अच्छा PO2 से PO2 का कैंसिल हो जाएगा, O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रिएक्टेंट साइड फॉस्फोरस येलो ये बचेगा, और प्रोडक्ट साइड फॉस्फोरस रेड, ये मिल गई टारगेट। अरे हाँ या ना, तो इक्वेशन 1 की अपन ने प्लस रिवर्स इक्वेशन सेकंड, वही आंसर है, बराबर टारगेट। इक्वेशन 1 का डेल्टा एच रख देते हैं -9.91, इसको पलट दिया तो साइन भी पलट जाएगा, +8.
नेगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा 1.13। 9.91 है क्या ये? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बच्चों? सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन। येलो का कॉम्बिनेशन करवा दिया, रेड का करवा दिया, बोल रहा है कि येलो को रेड, डेल्टा एच बताइए कितना होगा। टारगेट रिएक्शन रिवर्स कर दिया सेकंड वाली को। 96 96 थोड़ी देर पहले ही। फॉर्मेशन रिएक्शंस, जैसे अपन ने, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके H2 क्यों बनाते हैं, मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? क्योंकि एनर्जी को कम करते हैं। अरे हाँ यार ना, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो डेल्टा एच क्या होता है इसका? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वैसे ही बोल रहा है आयोडीन और आयोडीन रिएक्ट करके अगर I2 में कन्वर्ट हो रहा है तो कैसा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक होगा। हाँ रिलीज करेंगे ना। हाँ तो रिलीज डेल्टा एच ही तो बता देगा इसका। सेकंड आंसर होगा। 96 क्वेश्चन है, आयोडीन आयोडीन मिलके मॉलिक्यूल क्यों बना रहे होंगे भैया? स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, एनर्जी कम हो रही होगी। एनर्जी कम मतलब डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। अरे हाँ या ना, लॉजिकल भी है। 97, 98, 99, जोड़ दो चारों। 1 2 3 4 99 टारगेट मिल जाएगी आपको। अरे गिवन से क्या टारगेट? तो टारगेट लाने के लिए टारगेट रिएक्शन में H2SO4 लाना है, फॉर्मेशन करवाना है 1 मोल का। किससे होगा? हाइड्रोजन से होगा, सल्फर से होगा और 2O2 से होगा। ये होगी टारगेट। बच्चों अगर मैं इक्वेशन 1 को, 2 को, 3 को और 4 को जोड़ दूं जो क्वेश्चन में दे रखी है तो मुझे मिल जाएगी टारगेट रिएक्शन। करके देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 क्लास नोट्स में कर रखा है। 101 101 101 बताना है, देख लो। वैसे सिंपल है क्वेश्चन। 101 में क्या करना, देखो दो रिएक्शन दे रखे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। एक बात बताओ मुझे, ये प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन लिख दिया तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है? हाँ जी, रिलीज होती है। ये डेल्टा एच एक्चुअली में -94 लिख रखा है, मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको। ये प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन मतलब एनर्जी रिलीज होता है। CO गैस प्लस, तो ज्यादातर लोग हो सकता है यही गलती कर रहे हैं। CO2 डेल्टा एच -67.7। अब देखो अपन को क्या काम करना है, टारगेट रिएक्शन क्या लानी है? क्या लाना है? C प्लस हाफ O2 गिव्स CO। मुझे कार्बन को तो रिएक्टेंट साइड ही रखना है, तो पहली रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करना। दूसरी रिएक्शन को CO को इस साइड ले जाना है तो रिवर्स करना पड़ेगा और इससे मिलेगी मुझे टारगेट। यही रिएक्शन मिल जाएगी वापस, बराबर टारगेट। तो वही काम कर दो यहाँ पे भी। तो दिस विल बी -94 और ये साइन पलट जाएगा, +67.7। आंसर विल बी -26.3। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख रखा हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, मतलब वो नेगेटिव, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है आपसे कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी। सो आंसर विल बी 26.3। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये 101 क्वेश्चन है। आया समझ में क्या काम किया है? इसका ये प्रोडक्ट के साथ लिख रखा था, इसका मतलब इसके इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये दे ही रखा है। CO को आपको प्रोडक्ट साइड लाना है, इसलिए इसको रिवर्स करोगे, इसको एज इट इज लिखोगे। वो कर दिया, वही आंसर है। 102 102 में बच्चे लिक्विड को गैस बनाना है, तू खुद सोच। 102 में अपन को क्या काम करना है? 102 में
H2O लिक्विड से H2O गैस बनाना है। ये कौन सी रिएक्शन होगी? टारगेट। वेपराइजेशन पूछ रहा है। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस बनाना। इसके लिए डेल्टा एच पूछ रहा है। तो तू खुद बता, पहली रिएक्शन को क्या करेगा? लिक्विड रिएक्टेंट साइड लाना है, रिवर्स कर दे और दूसरी को एज इट इज लिख दे, वही यही रिएक्शन मिल जाएगी। तो रिवर्स इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन सॉरी 1 को रिवर्स करेगा प्लस इक्वेशन 2 बराबर टारगेट। इससे आ जाएगा तेरा आंसर। डेल्टा एच मतलब 285.77 माइनस में 241.84, पॉजिटिव 43.93, पॉजिटिव 43.93 करके देख लीजिए आप ऐसा। ठीक है, क्लियर? 103 क्वेश्चन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड जितना स्टैंडर्ड हाँ हो जाना चाहिए। देखो बोला जा रहा है एक रिएक्शन तो ये लिख के दे दी उसने, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड। बच्चों इसके लिए डेल्टा H क्या बता दिया आपको? -285.77 सॉरी -68.32। इसके लिए डेल्टा H बता दिया। हीट ऑफ वेपराइजेशन फिर से किसको बोलते हैं? H2O लिक्विड से किस में कन्वर्जन? गैस में। यही तो होता है वेपराइजेशन, अभी ऊपर लिखा भी है। अरे यही तो होता है वेपराइजेशन। इसके लिए डेल्टा एच क्या बता दिया आपको? डेल्टा एच बता दिया 10.52 किलो कैलोरी। बिल्कुल एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब पूछ रहा है मुझसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या पूछ रहा है? अच्छा फॉर्मेशन बता सकते हो? कितने मोल का फॉर्मेशन किससे हो रहा होगा? हाइड्रोजन से और H2 गैस प्लस O2 गैस, और इसको बैलेंस करूंगा तो 1/2। ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी जिसके लिए क्या निकलवा रहा है? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको पहली रिएक्शन बोल दूं, इसको दूसरी रिएक्शन बोल दूं, तो इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो H2O लिक्विड से H2O लिक्विड क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा आंसर? H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वाटर वेपर वेपर बोल दिया। तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस, ये आंसर आ जाएगा। वेपर बनाना है, इन दोनों को जोड़ना है बस। तो डेल्टा एच का -68.32 प्लस में 10.52 जो भी है क्या आएगा आंसर? माइनस, आंसर नेगेटिव आएगा -57.80। फोर्थ आंसर आ गया। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बस थोड़ा सा दिमाग तो लगना लगेगा इसमें, हैस लॉ में। चलिए एक्सरसाइज 2 डिस्कशन अपन अब एक काम करेंगे, पार्ट में डिस्कशन करेंगे थोड़ा थोड़ा। एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन अपन कल 1 to 20 क्वेश्चन ही करेंगे, 1 से 20 तक। ठीक है, और उसमें भी मैंने क्या क्या बोला है आपसे, 1 और 35वां क्वेश्चन अपन को एक्सरसाइज 2 का कौन कौन सा? 1 और 35। 1 लॉजिकल नहीं है और 35 क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ा जाता है। सही का पहला और एक में कुछ करेक्शन है इसलिए नहीं करना है। 1 और 35 ये दो क्वेश्चन। तो कल अपन क्वेश्चन नंबर 2 से 20 पहले करेंगे, 18-20 क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिससे डिस्कशन भी कंप्लीट हो जाएगा और अपन आगे भी बढ़ते रहेंगे। अब निकाल लीजिए आप लोग नोट्स। मॉड्यूल किसका है बच्चे? सिद्धार्थ आपकी तरफ से नोट्स निकाल लीजिए सभी लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? हाँ जी, चलिए। बेटा ये लाइट ऑफ मत कर।
चमत्कार मत दिखा भैया। तो रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने स्टार्ट कर दिया था, लिखवा दी थी। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखे जाते हैं, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ या ना बच्चों? ठीक है। एनर्जेटिक्स बच्चों आसानी है, बस आपके दिमाग में अगर डेफिनेशंस हो, जरूरी है डेफिनेशन शुड बी इन माइंड। बाकी डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके क्वेश्चंस करने में, और आपके दिमाग में डेफिनेशंस हैं तो आपसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप संपर्क कर सकते हो हमसे, ठीक है। चलिए, तो अपन लोग पढ़ रहे थे बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी थी रेडॉक्स रिएक्शन की। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखे जाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अरे हाँ या ना? मैंने आपको कल ऑक्सीडेशन का मतलब समझाया था। ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना, वो क्या होता है? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब, अरे हाँ या ना? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। या फिर ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन गेन ऑफ। ठीक है। खाना माना तो कम ही खा के आए आए हो आप लोग, हमें समझ में आता है क्योंकि फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा मतलब बड़ा कष्टदायी होती है पहली क्लास। ताबड़ तोड़ भैया, ताबड़ तोड़। अच्छा, एक्स्ट्रा मेन क्लास करके आ रहे हो तभी हालत। अब हमें और समझ में आ गया। खाना दबा दिया एनर्जी लेने के लिए मैस पे जाके, तो बस वो सब एक साथ हो रहा है। कार्यक्रम चल रहा है सब साथ में। चलिए खैर, तो जो भी है वो ही है। तो फिजिक्स पढ़ रहे हो दो दो, वो भी एक साथ एक ही दिन में? तो और आएंगी अभी तो। बधाई हो बच्चों। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बात है, मतलब ये होती है नीट की तैयारी भैया, ये होती है नीट की तैयारी। ताबड़ तोड़ी चल रही है भैया। चलिए क्या। क्या बोले अब हम, आगे शब्द ही नहीं बचे हमारे, शब्द कम पड़ गए, हमारी डिक्शनरी खत्म हो चुकी है। चार चार फिजिक्स मतलब मानना पड़ेगा। चलिए क्या, जो क्या बोले अब आपको। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ देखे जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए। या फिर अपन ने ऐसा ही बोला था बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को। अब बच्चों इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा वर्ड आ रहा है बार बार? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अपन को यदि रेडॉक्स रिएक्शन समझना है तो सबसे जरूरी है ऑक्सीडेशन नंबर को समझना। क्या समझना? अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर अपन को समझ में आ जाता है, दैट मींस आधे से ज्यादा रेडॉक्स रिएक्शन अपन को समझ में आ चुका है ऑलरेडी। तो ये टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर समझना बहुत जरूरी है। इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली दिमाग में होने चाहिए रूल्स। मैं वन बाय वन समझाऊंगा आपको वो रूल्स और लिखवाते भी जाऊंगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन रूल्स इसके समझेंगे। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर।
तभी वो इधर वाले भी निपट चुके हैं, टाइप ही नहीं कर पा रहे आज, उनकी हिम्मत ही नहीं बची है। टाइपिंग खत्म है इनकी। वही हम सोच रहे हैं आज कैसे डिले हो रहे हैं बच्चे। चले खैर बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एक और एक्स्ट्रा क्लास हो आपकी। तो अपन फोकस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो when one element when one element when one element combines with other element when one element combines with other element to form a compound, when one element combines with other element to form a compound, then charge develop on an element, then charge develop on that element, लिख लो, then charge develop on that element is known as its oxidation number, then charge develop on an element is known as its oxidation number. सिंपल है बच्चों, देखो सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे SO2 लिख दिया, ठीक है, SO2 लिख दिया, या CO2 भी लिख सकता था, चलिए कुछ भी लिख दें, CO2 लिख दिया मैंने, अमोनिया लिख दिया, NH3 अमोनिया लिख दिया, मैंने N3H लिख दिया, और मैंने H2 लिख दिया। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों दो एलिमेंट के तो जनरली याद रखो, क्योंकि ज्यादातर कंपाउंड इन दोनों से मिलके बनते हैं। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन का +1, इन दोनों को आप याद रखें, ठीक है। जनरली ये ज्यादातर 95% केसेस में ये दोनों एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है और प्रोडक्ट बनता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके CO2 बना। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन क्या करवाया, जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बना रहा है, उस समय कार्बन पे जो भी चार्ज डेवलप होगा वो उसका क्या कहलाएगा। और उसको निकालते कैसे हैं उस चार्ज को बच्चों, अगर एक कार्बन एटम है तो उसको X मान लेते हैं, दो कार्बन एटम है, तीन कार्बन 3X। तो अभी फिलहाल एक कार्बन एटम नंबर X, साइन हमेशा बीच में प्लस का होता है, किसका होता है, प्लस का। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, कितने एटम है बच्चों, बराबर में 0, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को 0 लिया जाता है, चार्ज मॉलिक्यूल होता है तो चार्ज के बराबर। तो यहां से जो X की वैल्यू आई अपने पास में, वो ये जो +4 आया वो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाए। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहा है, उस समय उस एलिमेंट पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब X की जो वैल्यू आ रही वो उसका क्या कहलाएगा। और बिल्कुल सही भी है, CO2 अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, एक ऑक्सीजन पे -2, दो एटम थे तो -2 × 2 -4, तो इस कार्बन को किस में आना पड़ेगा, +4 में। दैट्स वाई कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। अच्छा इसको देखते हैं, इस नाइट्रोजन को क्या मान लें, एक हाइड्रोजन का 1, कितने एटम है, 3, तो X की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -3। ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर आ चुका, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जिसका भी हम ऑक्सीडेशन नंबर। अब कितने X लिखोगे, 3X, प्लस में बराबर में, तो X की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/, अच्छा H2 0, H2 सन्नाटा, H और H मिलके। अच्छा दोनों में किसकी एन ज्यादा, सेम ही एटम लिख रखे हैं, तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। अरे हाँ है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बोल दो, क्या बोल दो, कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर
दोनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी फ्रैक्शनल और मे बी 0। तो लिख लो नीचे ऑक्सीडेशन नंबर, ये लाइन लिख लो, फिर ये एग्जांपल नोट करना। ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, कॉमा 0 और फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल। अभी एग्जांपल नोट कर लीजिए। हाँ बेटा बोलो। क्यों नहीं आ सकता? हाँ तीन तीन एटम है ना बेटा, नाइट्रोजन का एक एटम नहीं है ना। तीन, ये जो चार्ज निकाला वो एक पे आएगा, -1/3। तीनों को मिला के × 3 करना पड़ेगा। पार्शियल चार्ज है डेफिनेटली। -3 × 1/3 दैट विल बी -1, तीनों का एवरेज। ठीक है। तो चार्ज के बराबर लिखते हैं उसे, 0 के बराबर नहीं लिखेंगे। जैसे आप जो बोल रहे हो वो ऐसा बोल रहे हो कि पांचवा एग्जांपल लिख लेना, उसमें भी दिक्कत नहीं। C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीडेट आयन बोल रहा हूँ मैं। अब ये चार्ज वाला एग्जांपल ले लिया। अब कार्बन के 2 एटम है तो 2x लिखूंगा, एक ऑक्सीजन का -2, 4 एटम है × 4 इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन -2, तो x की वैल्यू आ गई +3। एक कार्बन पे +3 का चार्ज। हाँ बेटा, अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग ही तो है। CO2 में ऊपर कार्बन का चार्ज +4 है और ऑक्सीडेट आयन में +3 है। सेम एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है अगर मॉलिक्यूल अलग अलग है। सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का तो फिक्स है ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ ही कंपाउंड में बदलता है ऑक्सीजन बस, वो अभी लिखेंगे अपन रूल्स में। तो ये एग्जांपल लिख लीजिए। सुमित सब आ जाएगा बेटा, लोड मत ले जीवन में, सारी बातें बताऊंगा मैं। OF2 में O का +2 होगा। बच्चों एग्जांपल नोट कर लिए? ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी फ्रैक्शनल और इवन 0, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों, एक नोट डाल के पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। देखो इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में आपने ऐसे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ रखे हैं, ठीक है, En की वैल्यूज पढ़ रखे हैं। लेकिन अपन को जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है तो एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा मैं, रेडॉक्स के लिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो रेडॉक्स के लिए। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव, ये और इम्पोर्टेंट भी है, सेम वैल्यू ऑफ En। हालांकि मुझे भी पता है और आप लोगों ने भी पढ़ रखा है कि काफी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है। लेकिन जब अपन रेडॉक्स पढ़ रहे हैं बच्चों तो हम ये मान के चलते हैं कि दो एलिमेंट्स की कभी भी En की वैल्यू क्या नहीं, वो सेम तभी होगी जब सेम एलिमेंट ही लोगे। दो अलग अलग एलिमेंट की En की वैल्यू अपन को सेम नहीं माननी। जैसे फास्फोरस हाइड्रोजन की En सेम होती है, हाँ या ना? लेकिन अपन को यहाँ पे फास्फोरस की En को ज्यादा मानना है इससे हाइड्रोजन। सल्फर कार्बन की En सेम होती है, लेकिन सल्फर की En को आप किससे ज्यादा मानेंगे? हमेशा कार्बन से। ठीक है। क्लोरीन और नाइट्रोजन की En भी सेम होती है तो क्लोरीन की En को आप
नाइट्रोजन से ज्यादा मानेंगे। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी EN सेम है, औरों की भी होती है, लेकिन अपने काम में ये तीनों आएंगे जिनको अपन को याद रखना है, जिसको अपन पास्कल रूल भी बोलते हैं। PSCL, पास्कल। दिस इज नॉट रास्कल, दिस इज पास्कल रूल। कौन सा रूल है? पास्कल रूल के अकॉर्डिंग फॉस्फोरस की EN किससे ज्यादा? सल्फर की EN और क्लोरीन की EN ज्यादा मानेंगे। मतलब क्लोरीन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सल्फर कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? और फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नोट वाला पॉइंट लिख लीजिए आप। हम 2 एलिमेंट की एन को सेम नहीं मानेंगे। दिस इज पास्कल रूल। डाटा है या फिर बॉन्ड जब बना के देखा गया तो कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसके बेसिस पे है। इनका अलग अलग जगह अलग अलग मतलब बुक्स में भी देखोगे आप, नेट पे भी देखोगे तो अलग अलग लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन अपन को यही मानना अपनी स्टडीज में काम में आता है कि फॉस्फोरस की एन को आपको हाइड्रोजन से ज्यादा मानना है, सल्फर कार्बन से ज्यादा, और क्लोरीन नाइट्रोजन। एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा ही देखा जाता है। हाँ बेटा। चलो बच्चों, अब अपन कुछ रूल्स लिखने जा रहे हैं। मैं कुछ रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं आपको, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी अपन लिखने वाले हैं इसमें, उसमें। हाँ, और ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चैप्टर में मेन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही है। निकालना अगर इम्पोर्टेंट है, दैट मीन्स उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो भी काम में आने वाले। तो सिंपल से रूल्स हैं, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। शुरू के 2-3 रूल आपको ध्यान से देखना है, बाकी सब आप फैमिलियर हो उनसे। तो सम हेल्पिंग ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग लिखोगे नोट डालने के बाद में, सम हेल्पिंग रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ये नोट वाला पॉइंट लिख ही लिया होगा, उसके बाद में लिखना है सम हेल्पिंग रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सम हेल्पिंग रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, लिख लिए। अब अपन पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो मैं 1 बाय 1 समझाते भी जाऊंगा, नोट भी करते रहना है आप लोगों को। पहला रूल अपन समझ रहे हैं इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के केस में? आपने 3 तरीके के बॉन्ड पढ़ रखे हैं, आयनिक में कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक बॉन्ड इनऑर्गेनिक में। तो अपन कोवैलेंट बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सिंपल से रूल है। पहला अपन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन सेम टाइप के एटम कंबाइन करके अगर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो, जैसे सपोज मैं बोलूं हाइड्रोजन है, दिस इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन इज अगेन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन P4 एसेट्रा, कई सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जब भी हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं बच्चों, जैसे ए सिंगल बॉन्ड डे, ए डबल बॉन्ड डे और ए ट्रिपल बॉन्ड डे, सेम टाइप के एटम ही ले रहे हैं। अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि आपने सेम टाइप के एटम ले रखे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा बच्चों। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। इसके एग्जांपल हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल, इस पे भी 0 और इस पे भी। O2 का मॉलिक्यूल, इस पे 0 और इस पे भी 0। इसका एग्जांपल नाइट्रोजन का। तो इसलिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में जितने भी एटम्स हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? कोवैलेंट बॉन्ड है इनके बीच में। और कैसे मॉलिक्यूल है बच्चों? सेम टाइप के एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बी केस की बात करें इसी में, तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में अपन को क्या चेक करना है कि इफ EN of B
इज ग्रेटर देन En ऑफ ए, बी एलिमेंट की En ए से ज्यादा हो। सपोज फॉर एग्जांपल ए सिंगल बॉन्ड बी बना रहा है, ए डबल बॉन्ड बना रहा है बी के साथ, और ए ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है बी के साथ। तो जिसकी En ज्यादा है बच्चों, यहाँ वाले एलिमेंट की हम लोग En ज्यादा मान रहे हैं, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सिंगल बॉन्ड है तो इस बी पे कौन सा चार्ज आएगा, और इस ए पे क्यों, क्योंकि बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो इसके कारण, इस डबल कोवलेंट बॉन्ड के कारण इस पे -2 और इस पे +2, और इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण इस पे -3 और इस पे, जैसे आपको पता है HCl की बात करें, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं या पार्शियल नेगेटिव। अच्छा क्लोरीन की बात करें, हाइड्रोजन में किसकी En ज्यादा, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है, और इस हाइड्रोजन पे, ये इसी ए और बी टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। जैसे आप बात करें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन +2 का चार्ज इस डबल कोवेलेंट बॉन्ड के कारण। जैसे मैं एल्यूमिनियम ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ले लूं, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नाइट्रोजन की एन ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम। तो ये दो सिंपल से केस है। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसमें चेक क्या करना है, जिसकी एन ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी एन कम है उस पर कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव आएगा, वो बॉन्ड जो भी होगा उससे देखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1, डबल बॉन्ड है तो +2, ट्रिपल बॉन्ड है तो, क्लियर है, नोट कर लो पहला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का केस, और हेट्रो एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड वाला केस है। दो केस बन सकते हैं इसमें, कोई स्टेटमेंट नहीं, डायरेक्ट रूल्स है। जस्ट टेक इट इजी बच्चों, आएगा समझ में, आसान चीजें हैं, बोतल वगैरह नहीं फेंकनी पड़नी, ठीक है। जस्ट टेक इट इजी। चलिए बच्चों सेकंड रूल की बात करते हैं। हाँ हाँ जी नहीं, हम इजी लेंगे तो आपका कंफर्ट लेवल दूर हो जाएगा ना बच्चों। हाँ बिल्कुल, तो इजी हम नहीं ले सकते क्योंकि एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लेना चाहते हम तो तो नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, नोट करने का काम थोड़ा सा फास्ट ही रखना है बच्चों। देखो कुछ साथी हैं हमारे, उनके लिए थोड़ा समय और दे देते हैं, साथियों का भी ध्यान रखना होता है भैया। साथी लिख लिए, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है।
चलिए खैर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर लेते हैं, इसको समझते हैं बच्चों। देखो इसमें अगर यहाँ पे दो केस फिर से डिस्कस करेंगे अपन। अगर ए एन ऑफ बी एलिमेंट इज ग्रेटर देन ए एन ऑफ ए एलिमेंट, पहला केस यही डिस्कस कर रहे हैं। ए वाला पार्ट इसको दे देते हैं, बोल देते हैं। अच्छा, इसमें ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बी के साथ। बच्चों ये होता है डोनर और ये होता है एक्सेप्टर। हमेशा याद रखना जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है बच्चों, और डोनर एक्सेप्टर जिस तरफ एरो का साइन है वो एक्सेप्टर कहलाता है और ये डोनर कहलाता है। डोनर पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सेप्टर पे नेगेटिव। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में हमेशा डोनर पे +2 और एक्सेप्टर पे। ये कब? जब बी एलिमेंट की एन ए से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कार्बन ले लूं, सपोज कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, सपोज लेटर से कार्बन और नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट। नाइट्रोजन की एन किससे ज्यादा होती है? अरे हाँ या ना, नाइट्रोजन की एन किससे ज्यादा है? तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? +2। और नाइट्रोजन पे एक्सेप्टर जिसकी एन ज्यादा है उस पे हमेशा -2 चार्ज। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण बोल रहा हूं। अगर बी केस, अगर दोनों की एन सेम भी है, अगर हमने ऐसे एलिमेंट ले रखे हैं जिनकी एन सेम है, मतलब सेम ही एलिमेंट ले रखे हैं कुल मिला के, जैसे मैं बोलूं आपसे सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण अगेन फिर से डोनर पे +2 चार्ज और एक्सेप्टर पे, और ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, डोनर पे +2 चार्ज और एक्सेप्टर पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? -2। ये इंपॉर्टेंट केस है। इफ चल ठीक है, En ऑफ बी एलिमेंट इज ग्रेटर देन En ऑफ ए एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट की एन इससे ज्यादा है तो डोनर पे +2 चार्ज और एक्सेप्टर पे कार्बन और नाइट्रोजन वाला केस लेगी। सिमिलरली अगर दोनों एलिमेंट की ईएन सेम है, ध्यान देना बच्चों, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है और ईएन सेम है एलिमेंट की तो 0-0 चार्ज आता है। अरे हाँ या ना। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और दोनों सेम एलिमेंट है तो डोनर पे क्या चार्ज? +2 और एक्सेप्टर पे, इस बात का याद रखना। कुछ एग्जांपल्स अभी समझाऊंगा मैं। अब सी केस ये होता है अपने पास में कि अगर En ऑफ ए इज ग्रेटर देन En ऑफ बी, तो उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे ए एलिमेंट है, यहाँ पे बी, और अब इस ए एलिमेंट की एन इससे ज्यादा हो तो इस पे 0 चार्ज और इस पे 0। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एन लिख दूं और यहाँ पे सी लिख दूं, तो अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कोई भी चार्ज नहीं आएगा दोनों एलिमेंट पे। ये रूल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। समझते हैं, बहुत आसान है ये चीजें। देखो फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा फाइंड, इसको अप्लाई करते हैं अपन, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन साइनाइड। किसमें निकाल रहे हैं बच्चों? हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, एज सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। पहले तो अपन पहले रूल को अप्लाई करते हैं जो अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड वाला पढ़ा है। अच्छा, हाइड्रोजन कार्बन में किसकी एन ज्यादा बच्चों? ये कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ा है और दोनों का इफेक्ट चेक करना पड़ेगा। कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जो है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किसकी एन ज्यादा है बच्चों? तो इस कार्बन के कारण इस पे -1 और इस पे, मानते हो आप? ठीक है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन में किसकी एन ज्यादा? जिसकी एन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कितना चार्ज आएगा? 1 2 3 जितने बॉन्ड हैं, तो -3 इस नाइट्रोजन का और इस पे इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण। तो ओवरऑल ये कार्बन का चार्ज क्या आएगा? मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, और इस नाइट्रोजन का क्या आएगा बच्चों? -3 ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन एंड नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन आइसोसाइनेट। किसमें बच्चों? हाइड्रोजन आइसोसाइनेट। इसका फॉर्मूला पता है किसी को? क्या होता है बच्चों? HNC। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड मींस HNC। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक तो हाइड्रोजन बना दिया मैंने,
कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये होता है HNC। H यहाँ, N यहाँ आएगा और यहाँ पे C आएगा, HNC। अब बच्चों आपको फिर से कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है क्या? किसकी एन ज्यादा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की? नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? इस हाइड्रोजन पे, इस डबल कोवेलेंट के बॉन्ड के कारण इस नाइट्रोजन पे, और इस कार्बन पे। अरे हाँ या ना? अब मुझे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण बताओ। ये वाला केस बन गया, नाइट्रोजन की एन ज्यादा है कार्बन से, तो इस नाइट्रोजन पे 0 और इस पे, तो अल्टीमेटली ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? -1 और -2, -3। कद्दू नहीं बेटा, -3 आएगा ना, -1 इसके कारण और -2 इस कार्बन के कारण, और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और +2 क्या आएगा? +2 आएगा। अब मैं सपोज बोल देता कि ओजोन है बच्चों, क्या है? O3 है। O3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। 3 ऑक्सीजन एटम नजर आ रहे, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है अपन को। इस डबल बॉन्ड के कारण क्या होगा? दोनों ऑक्सीजन पे 0 0। अरे हाँ या ना? टाइप के एटम, लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो डोनर पे क्या चार्ज आता है और एक्सेप्टर पे? मतलब ये वाला ऑक्सीजन +2 में है, ये 0 में, और ये ओवरऑल 0 फिक्स है। +2 -2 तभी तो लिख ही रहे हैं, तभी लिख रहे हैं +2 -2 फिक्स है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं और करवाऊंगा, अभी फिलहाल इतना नोट कर, और थोड़ा सा चीजें क्लियर हों आपको। बहुत आसान चीजें हैं, एक बार नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, हाँ, कार्बन के पास कहां पे? देख, दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का इफेक्ट देख लिया, इसकी एन ज्यादा है तो इस पे -2 और इस पे +2। लेकिन अगर, अच्छा, इस नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, ये वाला केस है बच्चे, ये समझ। अगर यहाँ वाले एलिमेंट की से ज्यादा, डोनर की एन अगर एक्सेप्टर से ज्यादा है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वही लिखा है अपन ने, ये डोनर था, ये एक्सेप्टर था, ज्यादा हो गई एक्सेप्टर से, इसलिए 0 0। ये वाला केस, C पॉइंट।
किसका? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में अपेक्स है। +2 -2 डोनर रिसेप्टर देखना होता है बस। बच्चों 2 एग्जांपल्स आपको उसको नोट करने के बाद आराम से सोचना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर ये दोनों एग्जांपल हो जाते हैं आपसे, इट मींस आपको वो चीजें समझ में आ चुकी हैं। EN का ऑर्डर मैंने बता रखा है दोनों केसेस में। एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, मतलब यहाँ पे X का बताना है, यहाँ पे B का बताना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X। पता नहीं, अभी रैंडमली दिया मैंने, देखते हैं अभी। अभी पता नहीं बच्चे, रैंडमली दिया, अभी मैं करता हूँ। करो आप लोग, ट्राई करें, कोशिश करें बस। मुझे नहीं पता, देखते हैं अभी। इस वाले को डिस्कस कर लें बच्चों, सभी लोग ट्राई करें, फिर डिस्कस करते हैं। आप लोग खुद सोचें क्या आना चाहिए बी का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ये ऑर्डर है EN का तो। रूल्स सामने दिख रहे हैं अपन को, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कॉपी पे लिखे हुए। बच्चों वो जुड़ा, जिससे भी जुड़ा हो बी, उन सभी का अफेक्ट देखोगे। बी ए से भी जुड़ा है, सी से भी जुड़ा है और डी से भी जुड़ा है, उन सभी का अफेक्ट आएगा कुछ ना कुछ। चलो बच्चों देखते हैं। मैं ये वाला केस डिस्कस करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए, या फिर आपने जो कर, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये ऑर्डर है EN का, ए का सबसे कम EN, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का सबसे ज्यादा। पहली बात तो ये साइंस समझ में आनी चाहिए, कम या ज्यादा वाले। दूसरी बात, अच्छा बी किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा है? सी के साथ भी, ए के साथ भी, डी के साथ भी, तीनों का कुछ ना कुछ अफेक्ट आएगा। पहले तो अपन बी को ए के साथ देखते हैं। ए और बी में किसकी एन ज्यादा है बच्चों? बी की। तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, इस बॉन्ड के कारण। -2 आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, और इस ए पे इसका फैक्ट देख लिया। कोई डाउट किसी को? जिसकी एन ज्यादा उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। बी की एन ज्यादा है ए से, चार्ज क्या आएगा? जितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड है इसलिए इस पे -2, इस पे। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसके कारण देखते हैं, बी और सी में सी की एन ज्यादा, सिंगल बॉन्ड है तो इस पे -1 और इस बी पे, इस सिंगल बॉन्ड के कारण। कोई दिक्कत? अब बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अच्छा डोनर की EN बी की EN कम है एक्सेप्टर से, तो डोनर पे कौन सा चार्ज और एक्सेप्टर पे? अब ये देख लो, +2 प्लस -2 0, और 0 और +1 मतलब ये +1 आएगा आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी +1। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। अगर डोनर की EN एक्सेप्टर से कम है तो ये वाला केस बन, डोनर की EN कम है एक्सेप्टर से, कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ज्यादा EN थी, तो डोनर पे कौन सा चार्ज? +2। वही वाला केस है, बी की EN डी से कम थी इसलिए बी पे +2 और डी पे -2, ये वाला केस बना। ठीक है, वो भी बन सकता है, सी वाला चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये वाला केस ट्राई करो।
देख लेते हैं। अच्छा, एक्स और वाई की बात करें तो किसकी एन ज्यादा बता रखी है, तो एक्स इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कितना चार्ज आएगा इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण, -3, और इस पे इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण, क्योंकि एक्स की एन ज्यादा बता रखी है मैंने, तो बाय पे पॉजिटिव चार्ज, एक्स पे नेगेटिव। कितना पॉजिटिव नेगेटिव, जितना बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो -3, और इस पे कोई। अब देखो, एक्स और वाई में किसकी एन ज्यादा है, एक्स की, तो डोनर की एन ज्यादा एक्सेप्टर से, तो 0 0। अरे हाँ या ना, ये वाला केस आ गया। डोनर की एन, नाइट्रोजन की एन अगर कार्बन से ज्यादा थी तो नाइट्रोजन पे 0, कार्बन पे भी 0। वही केस है बच्चों यहां वाले केस में। इस एक्स की एन वाई से ज्यादा बता रखी है तो 0 और 0। अब डोनर की एन एक्स की एन जेड से भी ज्यादा है, इस पे भी, मतलब ये एक्स जो आएगा वो किस में जाएगा, -3 ऑक्सीडेशन। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स की एन ज्यादा थी बाय और जेड से। नहीं, उसमें तो ये मॉड्यूल में दे रखा है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन साइनेट, केवल इतना लिख रखा है। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनाएगा ही आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है तो कर लोगे, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। बढ़े आगे, साथियों करो नोट। जस्ट टेक इट इजी। चलिए खैर, ये अपन ने कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केसेस में समझ लिया बच्चों कि किस तरीके से अपन डील करेंगे क्वेश्चंस को और क्या लॉजिक लगेगा। बस डोनर एक्सेप्टर का ध्यान रखना है आपको इसमें। डोनर पे पॉजिटिव टू चार्ज अगर उसकी एन कम है एक्सेप्टर से तो, और अगर ई एन ज्यादा है डोनर की तो दोनों पे 0 0 चार्ज। तो दो रूल पढ़ लिए, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और तीसरा रूल अब अपन आयनिक बॉन्ड की बात, थर्ड आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, आयनिक बॉन्ड या थर्ड रूल आयनिक बॉन्ड का रूल। बोले, लिखिए। इन केस ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, in case of an ionic bond, in case of an ionic bond, oxidation number, in case of an ionic bond, oxidation number is equal to charge present on that ion. In case of an ionic bond, oxidation number is equal to charge present on that ion. ठीक है, सिंपल है बच्चों। आयनिक बॉन्ड जैसे NaCl है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ ही रखा है आयनिक, Na पॉजिटिव, और MgCl2 की बात करें तो कैसे टू, Mg2 पॉजिटिव में +2Cl नेगेटिव। आयनिक बॉन्ड के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है आयन पर, वही उसका ऑक्सीडेशन, जो चार्ज दिख रहा है वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। Na पे क्या चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे तो +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे तो, इस Mg का कोई पूछे तो, और इस क्लोरीन, हाँ जी, जो चार्ज देख रहा है वही ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जांपल नोट कर लो। आयनिक बॉन्ड के केस में जो चार्ज नजर आ रहा है आयन पे, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है।
फोर्थ अपन पढ़ रहे हैं सन्नाटा रूल, जीरो रूल, कद्दू। हाँ, इसमें ऑक्सीडेशन जीरो लेना है, वो भी दिमाग में रखना है। तो अपन 1 बाय 1 जीरो रूल के केसेस देखेंगे। जीरो रूल का एक केस लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर of all allotropic form, oxidation number of all allotropic form of an element, oxidation number of all allotropic form of an element is 0. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज 0। किसी भी एलिमेंट के जितने भी एलोट्रोप्स पाए जाते हैं नेचर में, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर अपन से पूछता है तो अपन क्या बताएंगे? 0। जैसे कार्बन के क्या क्या एलोट्रोप्स देखे जाते हैं? ग्रेफाइट और डायमंड। तो अपन से कोई पूछ ले कि भैया कार्बन ग्रेफाइट का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, तो क्या बताओगे? 0। जितने भी एलोट्रोप्स हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। फॉस्फोरस पढ़ा था अपन ने थर्मोकेमिस्ट्री में, व्हाइट और रेड, ये भी एलोट्रोप्स होते हैं फॉस्फोरस के। सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, अगेन एलोट्रोप्स हैं सल्फर के। तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0। जितने भी एलोट्रोप्स देखे जाते हैं किसी भी एलिमेंट के हों वो, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे बच्चों? 0। तो एग्जांपल्स नोट कर लें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज 0। ए केस है। हाँ, फर्स्ट नहीं, ABCD करके अपन पॉइंट डाल रहे हैं। जल्दी बेल बजा दी आज तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, आप बोल रहे हो इसलिए हमने रिप्लाई कर दिया। कोई बात नहीं, हम वापस कर दो। चलिए, हाँ, 0 रूल में बी पॉइंट। ऑक्सीडेशन नंबर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। नहीं, ये कोई पूछ रहा था ये क्या लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए बच्चों, ऑफ ऑल द एटम्स in a homoatomic molecule, oxidation number of all a homoatomic molecule is taken as 0. Oxidation number of all the atoms in a homoatomic molecule is taken as 0. अभी अभी अपन ने पढ़ा भी है कि जैसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बच्चों H2 है, O2 है, नाइट्रोजन है, P4 है, एसिड है, Cl2 है, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानोगे आप? 0। हाइड्रोजन में 2 एटम दिख रहे हैं तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता है, सेम टाइप के एटम्स हैं। तो वही लिखवा रखा है आपको, एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। जितने भी एटम्स होते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, उन सभी का ऑक्सीडेशन 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स लिखवाया नहीं था, वो समझाया था वहां पे, कोवेलेंट बॉन्ड लिखवाया आप। सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानना है, उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लिया अपन ने। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कोई सा भी दिखे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानना है? 0। अगला लिखिए सी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री, FREE, फ्री एंड अनकंबाइंड स्टेट। बोर्ड से देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट
in free and uncombined state, in free and uncombined state is taken as 0. Oxidation number of an element in free and uncombined state is 0. इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी एटम आपको दुनिया में अकेला दिख जाए, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, बेचारा अकेला है, 0. हाँ 0, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, सिंगल है, कोई महत्व नहीं है उसका. हाँ आपकी तरह बिल्कुल. कोई लोग अपने आप से रिलेट कर, हाँ सर हमारी तरह, हाँ बिल्कुल मान सकते हो आप. कार, ठीक है, सिल्वर गोल्ड, तो इनका भी अपने आप में बहुत महत्व है. सिल्वर गोल्ड लिख रहे हैं अपन, कितनी मजेदार बात है बच्चों. इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानोगे बच्चों? कोई सा भी एलिमेंट हो, फॉस्फोरस, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0. अनकंबाइंड स्टेट मतलब किसी से जुड़े हुए नहीं है, अकेले हैं, सिंगल एलिमेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में ही होती है उसकी रिएक्शन. अकेला लिखा हुआ दिख जाए तब, कोई एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट, अकेला बोल रहा हूं मैं, जुड़ा हुआ नहीं हो तब. वैसे तो बना सकता है डेफिनेटली, ऐसे तो ये भी बनाते हैं कंपाउंड, तो सल्फर SO2 बनाता है तो, लेकिन अकेला है तो 0. उसका कार्बन हो CO2 बनाता है, लेकिन सिंगल एलिमेंट है तो 0. डी पॉइंट लिखिए. नहीं तो इसको कंप्लीट तो कर लो बच्चों. डी और ये 2 पॉइंट और ऑक्सीडेशन नंबर, oxidation number of metal, oxidation number of metal present in metal carbonyl, oxidation number of a metal present in metal carbonyl, metal carbonyl, oxidation number of a metal present in a metal carbonyl is taken as 0, is taken as 0. बच्चों कार्बोनिल के साथ, CO के साथ अगर कोई भी मेटल नजर आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानना है. क्या मानना है? 0. निकल के साथ CO है, Fe के साथ CO है, Fe का 0 ऑक्सीडेशन नंबर. क्रोमियम के साथ CO दिख जाए कार्बोनिल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0. उसका रीजन भी है, अभी अभी अपन ने बात की थी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो इस पे -2, इस कार्बन पे +2, ये कार्बोनिल है. +2 -2, ये न्यूट्रल है तो पड़ोसी को भी किस में आना पड़ेगा? 0 में, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो. ये 0, -2 + 2 0, तो इसको भी किस में आना होता है? मतलब कार्बोनिल के साथ CO के साथ कोई भी मेटल लगा हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानना है बच्चों? 0 मानना. नहीं मेटल की बात करो, कार्बोनिल के साथ मेटल जुड़ा, ये निकल Fe. लास्ट लिख लीजिए E. oxidation number of all in an alloy, oxidation number of all the metals in an alloy is taken as 0. oxidation number of all the metals in an alloy is taken as 0. बच्चों इसका जो फेमस एग्जांपल पूछा जाता है, अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, पता होगा आपको. जैसे सोडियम और मरकरी मिलके, इसका नाम होता है सोडियम अमलगम. क्या होता है? अमलगम, बलगम नहीं, अमलगम. तो सोडियम अमलगम, क्योंकि ये अलॉय है बच्चों, दोनों ही मेटल है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देता और ना ही ये देता, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? 0 0. ये तो बन जाता है NaHg. वैसे तो नहीं बनता जनरली, NaHg देखा जाता है एक एग्जांपल. वैसे तो मेटल जब भी कंबाइन करेंगे कंपाउंड नहीं है बनेगा. ये NaHg स्पेशली पूछा जाता है, ये लिख लो. लिथियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है, हालांकि कंपाउंड नहीं बनाएंगे. तो सिंपल सी बात है, अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स. ये स्पेशल एग्जांपल पूछा जाता है अपन से कि सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए. क्या बताओगे? मरकरी का बताइए. तो ये कंप्लीट कर ली अपन ने, कद्दू रूल, सन्नाटा रूल. तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में
करेंगे। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 से लेके 20 तक एक्सरसाइज 2 के, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।